राधा जी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे शुभम और बहू मनीषा के साथ रहती थी। एक बेटी सीमा थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। राधा जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। शुभम और मनीषा की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। राधा जी की बहू मनीषा भी जॉब करती थी, जो कि राधा जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थीं, लेकिन मनीषा और शुभम यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी मनीषा का जॉब करना कितना ज़रूरी था। राधा जी अपने बेटे शुभम से इस बारे में बात करती तो शुभम किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। वे मनीषा को परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे, और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वे ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देख उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से मनीषा देर तक सोती रही और राधा जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। शुभम भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है, और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ नहीं हो पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, वह देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर शुभम को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं, कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। राधा जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। राधा जी ने अपनी बहू मनीषा को उठाते हुए कहा। मनीषा ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आँख कैसे ही खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो शुभम अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। मनीषा खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था, अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वह देर रात तक सोती रही। मनीषा नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर मनीषा सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सिर पर मत बिठाओ। बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में मैं तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो वही शुरू से ही मनीषा की नौकरी के खिलाफ थी। अब करे नौकरी के शौक़ से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर मनीषा की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती है, सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती, उसका यह फल मिला है उसे। माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो वह कभी भी नौकरी नहीं करती। शुभम का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल ख़राब हो, इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में राधा जी की इज्जत ज़रूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह राधा जी की बेटी सीमा का अमेरिका से फ़ोन आ गया।
सीमा की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार दादाजी ने जैसे ही सीमा की सास की बुराई करनी चाही तो वैसे ही सीमा ने उन्हें डपट दिया। माँ बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने इनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वे यहाँ नहीं होती न माँ तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। किट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। राजेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही किट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती। अगर वे नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ वे कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। और सीमा रोने लगी। उसने फ़ोन कट कर दिया। सीमा की बात सुनकर दादाजी की आंखें भर आईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। मनीषा तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती थी। उनकी कड़वी से कड़वी बात का ये बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे बुलाकर एक दूसरों की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में ही अपने परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय मनीषा को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, क्या आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर मनीषा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज किया करता था। उसकी 12 पुत्रियां थीं। सभी बहुत सुंदर थीं। वह सबसे बहुत प्रेम करता था, इसलिए उनकी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखता था। किसी भी राजकुमारी को महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। वे हर समय कड़ी सुरक्षा में रहती थीं। कुछ सैनिक हर समय उनके आसपास रहते ताकि उन पर किसी का तरह का खतरा ना आ सके। राजकुमारियों के रहने की व्यवस्था एक ही कक्ष में थी। रात में उनके सोने जाते ही वह कक्ष बाहर से बंद कर दिया जाता था ताकि वे कक्ष से बाहर ना निकल सके, ना ही कोई उनके कक्ष में प्रवेश कर सके। कक्ष के बाहर सैनिक तैनात रहते थे, लेकिन इतनी सुरक्षा के बाद भी जब राजा सुबह राजकुमारियों से मिलता तो उनके जूते फटे हुए होते। राजा हैरान रह पूछने पर राजकुमारियाँ कहती थीं कि उन्हें भी नहीं पता कि उनके जूते कैसे फट गए। हर दिन राजकुमारियों के लिए नए जूते लेने पड़ते। हर दिन राजकुमारियों के जूतों का फटना राजा के लिए एक रहस्य बनता जा रहा था। वह चाहता था कि इस रहस्य का पर्दाफाश हो, इसलिए अपने स्तर पर उसने कई प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो सका। अंत में उसने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति 3 दिनों में राजकुमारियों के जूते फटने का कारण पता लगा लेगा, उसका विवाह उसकी मनपसंद राजकुमारी से करवा दिया जाएगा। साथ ही उसे राजा का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन इस कार्य में असफल रहने पर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यह घोषणा पड़ोसी राज्यों तक भी पहुंची और पड़ोसी राज्यों के राजकुमार इस रहस्य का पता लगाने राजा के पास आने लगे। राजा उन्हें राजकुमारियों के कक्ष के साथ वाले कक्ष में ठहराता ताकि उन्हें निगरानी करने में कोई असुविधा ना हो। लेकिन रात होते ही राजकुमार गहरी नींद में सो जाते और सुबह होते पर देखते ही कि राजकुमारियों के जूते फटे हुए हैं। कई राजकुमारों को रहस्य ना पता लगा पाने के कारण अपने प्राण देने पड़े। अब राजकुमार भी अपने प्राणों के इस रहस्य का पता लगाने में हिचकिचाने लगे। राजा निराश हो गया।
उसे लगने लगा कि अब यह रहस्य सदा रहस्य ही बना रहेगा। उस राज्य के एक गांव में एक गरीब युवक रहता था। एक दिन जब उसने राजा की घोषणा सुनी तो वह राजकुमारी से विवाह के सपने देखने लगा। उसने सोचा कि गरीबी में जीवन यापन करने से अच्छा है कि इस रहस्य का पता लगाने में हाथ आजमाया जाए। सफल रहा तो राजकुमारी से विवाह के साथ साथ राज्य का उत्तराधिकारी भी बन जाएगा, अन्यथा इस गरीबी के जीवन से तो मृत्यु ही भली है। अगले दिन उसने एक पोटली में उसने कुछ रोटियां बांध ली और पैदल ही राजमहल की ओर निकल पड़ा। बिना रुके वह चला जा रहा था। शाम तक उसे किसी भी हालत में राजमहल पहुंचना था। चलते चलते दोपहर हो गई और उसे भूख लगी आई। वह थक भी चुका था, इसलिए एक पेड़ के नीचे भोजन करने लगा और सुस्ताने के लिए बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने खाने के लिए एक पोटली खोली, एक बूढ़ी औरत वहां आ गई और उसने उससे खाना मांगा। युवक भूख से बेहाल था, लेकिन दयावश उसने अपनी सारी रोटियां उस बूढ़ी औरत को दे दी। रोटियां खाकर वह औरत तृप्त हो गई और उसने युवक को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। पूछने पर युवक ने उसे बताया कि वह राज्य की 12 राजकुमारियों के जूते फटे होने के रहस्य का पता लगाने जा रहा है। तब बूढ़ी औरत ने उसे एक टोपी दी और बोली, बेटा ये कोई साधारण टोपी नहीं है, ये एक जादुई टोपी है। इसे तुम जब भी पहनोगे अदृश्य हो जाओगे। हो सकता है ये तुम्हारे काम आए। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, यदि राजकुमारी तुम्हें कुछ भी खाने पीने को दे तो उसे मत खाना। टोपी लेकर युवक ने बूढ़ी औरत से विदा ली और महल की ओर चल पड़ा। शाम होते तक वह महल पहुंच गया। महल के द्वारपाल द्वारा उसे राजा के समक्ष ले जाया गया। उसने राजा को अपने आने का प्रयोजन बताया तो राजा के राजकुमारियों के कक्ष के निकट एक कक्ष में उसके रहने की व्यवस्था कर दी। रात में युवक अपने कक्ष में बैठा हुआ था कि सबसे बड़ी राजकुमारी शरबत लेकर उसके पास आई और देते हुए बोली, मैं यह शरबत भेंट कर आपका महल में स्वागत करती हूँ। आपने ऐसा शरबत पहले कभी नहीं पिया होगा। इतनी सुंदर राजकुमारी को देख युवक कुछ कह ही नहीं पाया और बूढ़ी औरत द्वारा दी गई चेतावनी को भूल गया। शरबत का गिलास हाथ में लेकर उसे एक बार में ही गटक गया। राजकुमारी मुस्कुराते हुए चली गई। राजकुमारी के जाते ही शरबत ने अपना असर दिखाया और युवक नींद के आगोश में समाने लगा। वास्तव में उस शरबत में नींद की दवा मिली हुई थी। रात भर युवक गहरी नींद में सोता रहा। सुबह उठकर जब वह राजा के पास गया तो उसे पता चला कि 12 राजकुमारियों ने जूते फटे हुए हैं। राजा ने उसे चेताया कि अब उसने पास मात्र 2 दिन का समय शेष है। इन 2 दिनों में यदि उसने राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य का पता नहीं लगाया तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। युवक को अपनी गलती का एहसास था। उसने तय किया कि आज पूरी रात जागेगा और बूढ़ी औरत की दी हुई जादुई टोपी पहनकर राजकुमारियों के कक्ष में निगरानी करेगा। रात हुई तो सबसे छोटी राजकुमारी शरबत लेकर युवक के पास आ गई। सारी राजकुमारियों में वह सबसे सुंदर थी। उसने जब शरबत का गिलास आगे बढ़ाया तो युवक फिर बूढ़ी औरत की चेतावनी भूल गया। उस रात भी शरबत पीकर वह गहरी नींद में सोया। सुबह उठने पर उसे फिर से अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने उसे बुलाकर अंतिम चेतावनी दे दी कि इस रात रहस्य का पता ना लगा पाने पर वह अगली सुबह अपने प्राण गंवा देगा। अब युवक के सामने करो या मरो की स्थिति थी। उसे उस रात हर हाल में जागना था और राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य का पता लगाना था। रात में फिर से छोटी राजकुमारी शरबत लेकर उसके पास आई, लेकिन इस बार वह सावधान था। उसने शरबत का गिलास ले तो लिया लेकिन पिया नहीं। राजकुमारी के जाने के बाद उसने शरबत खिड़की के बाहर से फेंक दिया। शरबत न पीने के कारण इस बार उसे नींद नहीं आई। देर रात वह बूढ़ी औरत की दी हुई जादुई टोपी पहनकर 12 राजकुमारियों के कमरे में चला गया और जादुई टोपी के कारण वह अदृश्य था। कोई उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन वह सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि सभी राजकुमारियां सुंदर वस्त्र और नए जूते पहनकर सज धज कर तैयार हैं। युवक ये देख हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात के इस पहर राजकुमारियां इतनी तैयार क्यों हैं। तभी सबसे बड़ी राजकुमारी सबसे छोटी राजकुमारी से बोली, जाओ जाकर पता तो करो कि वह युवक सोया है या नहीं। छोटी राजकुमारी युवक के कक्ष की ओर की दीवार पर कान लगाकर खड़ी हो गई और उसके खर्राटे सुनने की कोशिश करने लगी।
युवक समझ गया कि उसे खर्राटे की आवाज़ निकालनी होगी ताकि राजकुमारियाँ उसकी ओर से निश्चिंत हो जाएं। वह अदृश्य अवस्था में दीवार के पास जाकर खर्राटे की आवाज़ निकालने लगा, जिससे छोटी राजकुमारी को लगा कि वह सो गया है। उसने सारी राजकुमारियों को ये खबर दे दी। फिर सबसे बड़ी राजकुमारी ने 12 बिस्तरों में से एक बिस्तर खिसकाया और 3 बार ताली बजाई। ताली बजाते ही वहाँ की ज़मीन एक ओर खिसक गई। वह एक गुप्त मार्ग था। यहाँ नीचे की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। सभी राजकुमारियाँ एक-एक कर उस गुप्त मार्ग में बनी सीढ़ियों में से नीचे उतरने लगी। युवक भी उनके पीछे हो लिया। सीढ़ियाँ खत्म होने के बाद एक घना जंगल पड़ा। उस जंगल में लगे पेड़ों की डालियाँ सुनहरी थीं। युवक ने एक सुनहरी डाली तोड़कर अपने पास रख ली। जंगल पार कर राजकुमारियाँ एक झील के किनारे पहुंची। यहाँ 12 नावों में 12 राजकुमार उनका इंतजार कर रहे थे। सभी राजकुमारियाँ एक-एक नाव में बैठ गईं। युवक सबसे छोटी राजकुमारी की नाव में बैठा। नाव में बैठकर राजकुमारी नदी पार करने लगी। छोटी राजकुमारी को अपनी नाव कुछ भारी प्रतीत हो रही थी। होती भी क्यों ना युवक उसमें बैठा हुआ था। उसने पास ही एक दूसरी नाव में बैठी अपनी बड़ी बहन को ये बताया तो वह हंसने लगी और बोली, लगता है आज वे नींद में है। फिर छोटी राजकुमारी कुछ ना बोली। कुछ ही देर में नाव नदी पार कर गई। सभी राजकुमारियाँ राजकुमारों के साथ नाव से उतरी और आगे बढ़ने लगी। कुछ ही दूर रोशनी से जगमगाता एक शानदार महल था। उस महल में संगीत गूंज रही थी। राजकुमारियाँ महल के अंदर चली गईं। युवक भी पीछे पीछे महल में चला गया। वहाँ उसने देखा कि कई युवक और युवतियाँ एक साथ नृत्य कर रहे हैं। राजकुमारियाँ भी राजकुमारों के साथ नृत्य करने लगी। युवक को अब 12 राजकुमारियों के जूते फटने का कारण समझ आ चुका था। वह एक किनारे पर खड़ा होकर सबको नृत्य करते देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसे भूख लगने लगी। उसने देखा कि उस कक्ष के एक किनारे पर रखी मेज पर ढेर सारे पकवान सजे हुए हैं। उसने एक मिठाई उठाई और अपने मुंह में डाली। उसी समय सबसे छोटी राजकुमारी की नज़र उस ओर चली गई और उसने मिठाई को हवा में उड़ते और गायब होते देख लिया। यह देख वह डर गई। वह सबसे बड़ी राजकुमारी के पास गई और यह बात बताई तो वह बोली, लगता है आज तुम खुली आंखों से सपने देख रही हो। छोटी राजकुमारी क्या कहती, वह चुप हो गई। इधर युवक ने वहाँ रखे बर्तनों में से एक सुनहरा प्याला उठाया और अपने पास रख लिया। राजकुमारियाँ रात भर नृत्य करती रहीं। फिर सुबह होने पर महल से निकलकर नाव में बैठकर नदी पार कर जंगल से होते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर गुप्त द्वार से अपने शयन कक्ष में आ गईं। युवक भी उनके पीछे पीछे वापस आ गया। कुछ ही देर में ही राजा का बुलावा आ गया। जब वह दरबार पहुंचा तो 12 राजकुमारियां भी वहां उपस्थित थीं। उनके जूते फटे हुए थे। राजा ने युवक से पूछा, क्या तुम राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य पता लगा पाए? यदि नहीं तो अपनी अंतिम सांस ले लो। युवक बोला, महाराज, मैंने इस रहस्य के बारे में पता लगा लिया है। और उसने रात की पूरी घटना राजा को बता दी। प्रमाण स्वरूप उसने जंगल में पेड़ से तोड़ी सुनहरी डाली और महल से उठाया सुनहरा प्याला राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने जब राजकुमारियों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी ये बात स्वीकार कर ली। राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य उजागर हो चुका था। राजा ने अपना वचन निभाते हुए युवक से पूछा कि वह किस राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। युवक ने सबसे छोटी राजकुमारी से विवाह की इच्छा जताई। राजा ने युवक का विवाह सबसे छोटी राजकुमारी से करवा दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस तरह अपनी नेक दिली और निडरता से एक साधारण युवक उस राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। नीता को तारीफ शब्द पता ही नहीं था। घर के सारे काम वह एकदम सही करती थी। खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी, लेकिन फिर भी आज का खाना अच्छा था। बहू, ऐसा उसकी सास कभी भी नहीं बोलती थी और पति भी कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता था। उसने बनाया हुआ खाना चुपचाप खाकर उठकर दोनों पति और सास चले जाते थे। उसने खाना खाया या नहीं, इसका उन दोनों के कोई फर्क नहीं पड़ता था। सास को वह पसंद नहीं थी। उसके हाथों से जरा सी भूल हो गई तो सास तुरंत गुस्सा करती थी। उससे भी बुरी बात यह थी कि उसके पति और उसके बीच बातचीत का ज़्यादा नहीं होती थी और उन्होंने ये चुप्पी बनाए रखी थी। वह उस काम पर ध्यान नहीं देता था। परदेश में पढ़ाई करने गया हुआ छोटा देवर मात्र समय समय पर नीता को फ़ोन करता था,
पूछता था, भाभी कैसी हो। उसका फ़ोन आने पर नीता बहुत खुश होती थी। अपना मन हल्का करने का उचित स्थान था नीता का। कुछ ही दिनों में देवर की पढ़ाई खत्म हो गई और वह घर पर आया। थोड़े समय के भीतर उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। नीता को बहुत आनंद हुआ। नौकरी लग जाने के बाद उसकी सास अपने छोटे बेटे की शादी के लिए बातचीत करने लगी, पर देवर को एक भी लड़की पसंद नहीं आती। इसने ही बोला होगा, उसे मना करने को सोचकर सास नीता को ही दोष दे रही थी। नीता को चिंतित देखकर देवर ने अपनी माँ से कहा, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। उसने जिद की। देवर जी, ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। नीता ने ये बात अपने पति के कान पर डाली। इस बात पर उसने थोड़ी किटपिट की, लेकिन लड़की देखकर वह भी तैयार हो गया। सवाल बचा सास का, अपने छोटे बेटे का मन कैसे दुखाएगी वह। बाद में उसकी भी हाँ हो ही गई। नीता को बहुत खुशी हुई। उसे लगा एक अच्छी सहेली आ जाएगी अब साथ देने के लिए, दिल के राज बताने के लिए। पर कैसी होगी छोटी देवरानी, रस बस जाएगी हमारे साथ और इस घर में, या वह एक अलग दुनिया बसाने पर जोर देगी देवर जी को। इस विचार से थोड़ा टेंशन में आ गई नीता। कुछ दिनों के बाद नीता की छोटी देवरानी चौखट लांघकर घर में आई। देवरानी ने घर में आते ही सारे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब सास ने अपनी छोटी बहू की ज़्यादा ही तारीफ करना शुरू कर दिया। उसे माँ जैसा प्यार करने लगी। यह सब देखकर नीता की आंखों में आंसू आ जाते। वो सोचती, मैं भी तो यही काम करती थी, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों बर्ताव। अब थोड़े दिनों बाद छोटी देवरानी पूरे घर पर राज करेगी और फिर मेरी जगह वहाँ कोने में होगी। अपने ही विचारों में खो गई नीता। नीता के भाव समझने पर छोटी देवरानी नीता के हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दीदी मुझे सब पता है, मुझे अपनी छोटी बहन समझिए, देखना बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। छोटी देवरानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन कामों में कुछ ना कुछ भूल बार बार करती रहती। फिर देवरानी नीता के पास जाती और मदद मांगती। ऐसा रोज ही होने लगा। यह देखकर सास लेकिन गुस्सा हो गई। मेरे रहते हुए कि छोटी बहू बड़ी बहू को क्यों पूछती रहती है। फिर सास भी रसोई में जाकर 4 काम शुरू करने लगी। धीरे धीरे वह छोटी बहू के साथ साथ अनजाने में बड़ी बहू से भी प्यार से बर्ताव करने लगी, प्यार से बोलने लगी, नए पदार्थ दोनों को सिखाने लगी, भूल समझकर समझाने लगी। अब सास और दोनों बहुओं में अच्छी दोस्ती होने लगी। इस वजह से बड़ी बहू का स्वभाव भी अच्छा होने लगा। उसके स्वभाव में खुलापन आ गया। सास भी दोनों के साथ कभी शॉपिंग तो कभी फिल्में देखने जाने लगी। वो अपनी दोनों बहुओं को समान प्यार करने लगी थी। इस वजह से घर का माहौल हंसता खेलता हो गया। इसके अलावा अपने भाई और उसकी पत्नी की बॉन्डिंग देखकर नीता का पति भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। यह देखकर छोटी बहू बहुत खुश हुई। दीदी, घर पर पहले आप ही का हक था। ऐसा बोलकर छोटी बहू ने अपनी पूरी घर की जिम्मेदारी अपनी जेठानी को दे दी। साल भर में नीता के देवर को अच्छे वेतन और बड़ी पोस्ट पर स्थानांतरित किया गया। अब छोटी देवरानी भी अपने पति के साथ परदेश जाएगी और मैं फिर अकेले रह जाऊंगी। इतना ही नहीं, इतने सालों बाद सास का व्यवहार जो इतने सालों बाद बदल गया था, वह फिर से वही हो गया। तो इस विचार से नीता डर गई। देवरानी की नीता को इतनी आदत हो गई थी कि उसके बिना घर काटने को दौड़ेगा। देवरानी के आ जाने के बाद घर का माहौल बदल गया था। वह थी ही ऐसी खुश मिजाज और ऊर्जावान, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। यहाँ देवरानी की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसे दुख हुआ कि यदि यहाँ रहना पड़ा तो अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। नीता के देवर की जाने की गड़बड़ और देवरानी के टेंशन में होने के कारण नीता सोच में पड़ी। अंत में उसने देवरानी को पूछा तो देवरानी ने जवाब दिया कि दीदी, मैं सारा दिन नए स्थान पर अकेली रहूँगी, उससे अच्छा मैं यहीं हूँ। आपके देवर को बोला है मैंने, शनिवार और रविवार की छुट्टियों में आप यहाँ आ जाया करें, मैं भी उनके साथ जाया करूँगी बीच बीच में थोड़ा बदलाव के लिए। उस पर वह बोलते हैं कि मैं 6 महीनों में वापस यहाँ ही बदली कर लूँगा। मैं अपने पति की नकल करके देवरानी बोली और फिर हंसने लगी। अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए नीता बोली, छोटी, यह दिन वापस आने वाले नहीं। जाओ तुम अपने पति के साथ, उनके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना।
दीदी, आपने मुझे बड़ी बहन का प्यार दिया है, वैसे ही भैया के रूप में एक बड़ा भाई मिला है। भरा हुआ संसार छोड़कर मैं कैसे जाऊँ? वहाँ अकेली का मन नहीं लगेगा। 6 महीने का ही तो सवाल है, वे आते रहेंगे यहाँ पर। यह सुनकर नीता ने अपनी देवरानी को खुश होकर गले लगाया। तभी देवरानी नीता को बोली, अपने पति के साथ एक अलग जीवन बनाने में समय नहीं लगता। अपनों में रहकर पति की प्रतीक्षा में ही आनंद है। दोस्तों, 2 अलग अलग घर से आने वाली यह लड़कियां अपने नए घर के लिए सब कुछ करती हैं। पता ही नहीं चलता कि कब एक दूसरे की आदत हो जाती है। सच में देवरानी जेठानी का रिश्ता बहनों से कम नहीं होता। पत्नी ने न जाने क्या किया था कि पति ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली पत्नी भी इस बार इतनी अशांत हो उठी कि उसने अपनी चप्पल ही निकालकर पति की ओर फेंक दी। चप्पल पति के बालों को छूते हुए निकल गई। ये किस्सा यहीं पर ख़त्म हो सकता था, मगर पति ने इसे अपनी मर्दानी का विषय बना लिया और बात बद से बदतर होती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो ना ही तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक की तरह है। बीवी के पक्ष वाले कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, 21वीं सदी में भी जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता है उसको कोई और पसंद आ गई होगी, इसलिए अब पत्नी से मारपीट करने लगा है। बात तो कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पति ने चरित्रहीन होने का तो पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला था। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग अलग रह रहे थे। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या कम हो गई थी। पहले यहाँ दोनों पक्षों में समर्थकों का समूह होता था, अब गिने चुने लोग रह गए थे। पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी, जिन्हें वो अपना शुभचिंतक समझ रहे थे। पैसों की बात आते उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया था। अगर कोई देने को राजी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, डाइवोर्स। हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस डाइवोर्स से पत्नी मूक थी और पति शांत। शायद ये एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक ही चाय की टपरी पर बैठे, आमने सामने। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोध पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे वे एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। पति पत्नी भी इस सभी से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर बैठे। पत्नी ने पति से कहा, अब तो खुश होंगे ना तुम्हारे मन की जो हो गई है, मुबारक हो, तुम भी तो आज जीत गई हो। मुझसे तलाक तो तुम्हें भी मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू टू। पति ने कहा, तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो? पत्नी ने पूछा। पति चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद पति ने कहा, मुझे तुम्हें 5 लाख रुपए अभी और हर महीने 8,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हमारा मतलब जो सिटी में फ्लैट है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 18 लाख की है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और उस आगे जाके उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। पति ने कहा, नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख ही देना और तुम हर महीने 8,000 तो देने वाले हो। मैं मैनेज कर लूँगी। अगर 5 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं। पत्नी बोली। दोनों फिर से शांत हो गए। पति सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान। ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम न होने देती और घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती। मेरी ही मति मारी गई थी। मैं ही अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा।
पत्नी के दिमाग में भी उथल-पुथल चल रही थी। अभी भी वैसा का वैसा ही है। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था और अपनी उंगली तुड़वा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं इससे झगड़ा कर बैठी। पति ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती? पत्नी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है, अब तो पेट में भी क्रैम्प्स उठते हैं। तो होगा ही। तुम योगा या कसरत भी तो नहीं करती हो। अब किसी गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखा देना। पति ने कहा, तुम बताओ तुम्हारा अस्थमा कैसा है अब? क्या अब भी दौरे पड़ते हैं? पत्नी ने पूछा। हाँ पड़ते हैं, पहले से ज़्यादा, क्योंकि अक्सर इन्हेलर भूल जाया करता हूँ याद दिलाने के लिए तुम जो नहीं हो। अब पति बोला। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। पति बोला, तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया था। वो बोला, गलत था। हाँ, और इस बात का मुझे भी पछतावा हुआ। पत्नी ने कहा। पति कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। पत्नी ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? वो बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? पत्नी बोली, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? पति बोला, पर ये डाइवोर्स के पेपर दिखाते हुए पत्नी ने कहा, फाड़ देते हैं। पति ने अपने पास रखे डाइवोर्स के पेपर फाड़ते हुए कहा। पत्नी ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार और माँ बाप। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चले गए।